नमस्कार, मैं सोहन सिंह। आप देख रहे हैं बीपीटीएम बुलेटिन। आज की बड़ी खबर। देश में आज दूसरे दिन कोरोना वायरस के केस 90,000 से ज्यादा आए हैं। कोविड-19 पिछले 24 घंटों में 94,052 नए केस आए हैं। लेकिन दूसरी ओर ये लगातार तीसरा दिन है जब देश में कोरोना के मामले 1 लाख से कम दर्ज हुए हैं, जहां आंकड़ा अभी भी नियंत्रित होता लग रहा है। वहीं अब मौत की आंकड़ा ने रिकॉर्ड बना लिया है। आज एक दिन में 6148 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना की वजह से मौत की आंकड़ा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले 18 मई को 4000 के लगभग मौत की आंकड़े मिला था, जो कि अधिकतम थे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुकी है। इसी के साथ अब एक दिन में 1,51,367 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। वहीं 28वें दिन लगातार रिकवरी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के साथ देश में रिकवरी दर बढ़कर 94.77 पहुंच गया है और पॉजिटिविटी रेट 4% हो गया है। अब देश में एक्टिव केस की संख्या 12,000 से भी नीचे है और ये आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। इन सब के बीच देश में कुल आंकड़ों की बात करें तो 2,91,63,121 हो गई है। वहीं एक्टिव केस 11,67,952 है और बात करें टोटल रिकवरीज की तो 2,76,55,493 रिकवरी हो चुके हैं। वहीं टोटल डेथ टोल की बात करें तो 3,59,676 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 12,000 से भी नीचे है और वहीं एक्टिव केसेस में लगातार घटती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में 63,463 मामले कम हुए हैं। वहीं इसके पीछे की कारण बताया जा रहा है टीकाकरण में तेजी। देश में अभी कुल टीकाकरण 23,90,58,360 लोगों ने कोविड का टीका लगवाया है और अब 21 जून से केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति के तहत 18 और उससे अधिक उम्र के लोगों को सभी को मुफ्त की टीका लगाया जाएगा। इसी बीच दिल्ली एम्स की एक स्टडी में पता चला कि बताया गया कि कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट 1 या दोनों डोज लेने के बाद भी शरीर में पाया जाता है। इस बीच अब देश में कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आ रही है और राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है। वहीं भारत में बिहार सहित अन्य राज्यों में भारी बारिश होने की बहुत संभावना है। दूसरी खबर मुंबई से है कि मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ ही बड़ा हादसा हुआ। बुधवार रात को तेज बारिश के कारण करीब 11 बजे मलाड वेस्ट इलाके में स्थित 4 मंजिले एक इमारत भरभराकर गिर गई। स्थानीय लोगों के अनुसार इसके साथ ही आसपास की 2 और इमारतें भी गिरी। इस हादसे में लगभग 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं कई लोगों को बचाया गया। इस हादसे में महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी शामिल हैं। इसके साथ ही जब यह हादसा हुआ इसके तुरंत बाद दमकल और बीएमसी की टीम वहां पे पहुंची और वहां की साफ सफाई करना चालू कर दिया और उन्हें अभी पूरी निगरानी के साथ वहां पे कार साफ सफाई की चल रही है। साथ ही बचाव और राहत का कार्य है तथा और लोगों को दबे होने का आशंका है। जो निगरान मुंबई के डीसीपी विशाल ठाकुर ने बताया, महिलाएं और बच्चों को सहित 15 लोगों की बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। मलबे में और लोगों की दबे होने का आशंका है। लोगों को बचाने के लिए टीम यहां मौजूद। वहीं अभी भी मुंबई में लगातार 4 दिनों तक बारिश होने का आशंका जताई जा रही है और देश दुनिया में भी अभी मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगली खबर बाबा रामदेव से जुड़ी है। उसके पहले हम आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घटती हुई नजर आ रही है। वहीं रिकवरी रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे के कारण वैक्सीनेशन है। देश में वैक्सीनेशन के कार्य भी जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं बाबा रामदेव ने योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं। वहीं केंद्र के टीकाकरण अभियान की घोषणा की सराहना की बाबा रामदेव ने। उन्होंने सभी से टीकाकरण करने का आग्रह करते हुए कहा कि वो जल्द ही वैक्सीन लगवाएंगे। बुधवार को उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी वयस्कों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की घोषणा और 21 जून से वयस्कों के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में कोविड के टीके लगाने की घोषणा की है। इसकी सराहना के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में टीकाकरण करने की ऐतिहासिक घोषणा की है। सभी को टीका लगवाना चाहिए और साथ ही लोगों को योग और आयुर्वेद का अभ्यास करना चाहिए।
जो कि बीमारी के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करता है। वहीं आयुर्वेद और एलोपैथी की विवाद के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि मुझे कोई भी संगठन से दुश्मनी नहीं है, मैं किसी के लिए विरोध नहीं करता हूं, जो सही है वो बात बोलता हूं और मैंने जो भी बात बोला था एलोपैथी के लिए उसके लिए माफ़ी मांग चुका हूं। और एक और बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से एलोपैथी जो है वो यूज़फुल है, उसी तरह आयुर्वेद का भी अहम योगदान होता है बीमारी से लड़ने में। अगली खबर मुंबई से है, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर से जुड़ी हुई। कहा गया है नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इनसे इंस्पायर होकर मुंबई के इंजीनियर संतोष हुलवाले ने एक ऐसा रोबोट को डेवलप किया है जो कि मानव की तरह प्रयोग किया जा सकता है और किसी भी डिजास्टर के समय उसे यूज किया जा सकता है और किसी भी पैंडमिक की तरह उसे हेल्थ केयर और वर्कर्स के साथ यूज किया जा सकता है। वो उनको असिस्टेंट्स के रूप में काम करेगा, उनकी मदद करेगा। संतोष हुलवाले ने इस रोबोट को इसलिए डिजाइन किया है क्योंकि कोरोना जैसे पैंडेमिक में ये मेडिकल्स और डॉक्टर्स को हेल्प कर सके, उन्हें असिस्टेंट के रूप में काम करने में और उनके निर्देश को प्रोग्रामिंग करके इसमें बैठाया जा सकता है। मेरा रोबोटिक्स में 20 साल से भी ज़्यादा का अनुभव रहा है। इन 20 सालों में मैंने 48 रोबोट्स डिज़ाइन किए हैं और इन 48 डिज़ाइन में से मैंने 18 रोबोट बनाए हैं। आपको बता दें कि संतोष हुलवाले एक रोबोटिक इंजीनियर है। उन्होंने खास इस पैंडेमिक कोरोना जैसे पैंडेमिक में हेल्थ वर्कर्स को मदद करने के लिए ऐसे रोबोट को डिज़ाइन किया है और ये खास रिपोर्ट देखिए वो क्या कहते हैं। ये तीनों रोबोट मैंने स्पेशली कोरोना के लिए बनाए हैं, कोविड-19 सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए बनाए हैं। इन तीनों रोबोट्स की इसमें अलग अलग भूमिका होने वाली है। जैसे आप ये रोबोट देख सकते हो MSR, जिसका नाम है मल्टीपल सर्विस रोबोट। तो ये रोबोट मल्टीपल सर्विस के लिए बनाया गया है। जैसे कि ये रोबोट जो कोविड-19 सेंटर में पेशेंट्स होते हैं उनको ये खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ अपने आप जाके दे के आ सकता है। इसको किसी को चलाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से स्वयं चलित है, खुद ही करेगा। इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर है जिसको हमको उस कोरोना जो कोविड-19 फैसिलिटी है उसके हिसाब से हमको इसको डिज़ाइन करना होगा, वो सॉफ्टवेयर को सेट करना होगा और बस हमें वो सेलेक्ट करना है और वो रोबोट जाके अपना काम करके अपने आप आ जाएगा। वहीं ये रोबोट मेडिकल से हेल्थ वर्कर्स के रूप में काम करेगा, मरीजों को दवाई देगा और उनकी बातों को ये समझकर उनके काम करेगा। इसमें सभी प्रोग्राम फिट होंगे, साथ ही गैस लीक जैसे इमरजेंसी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये जो आप मेरे पीछे रोबोट देख रहे हो इसका नाम SHR है, मतलब सर्विस ह्यूमनॉइड रोबोट। तो ये रोबोट इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट है। तो ये रोबोट सिर्फ इंसानों जैसा दिखता नहीं है बल्कि इंसानों जैसा काम भी करता है। जैसे आप देख सकते हो ये हाई फाई कर सकता है, ये जादू की झप्पी दे सकता है। तो आप सोचिए जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत दिनों तक अकेले रहते हैं, तो उनका ये अकेलापन ये दूर कर सकता है। ये रोबोट उनसे बातें कर सकता है, ये उनको एंटरटेन कर सकता है। इसके अलावा ये उनको खाने पीने की चीज़ें भी ला के दे सकता है। वहीं रोबोटिक इंजीनियर संतोष हुलवाले ने बताया कि ये रोबोट कोरोना जैसे महामारी में पेशेंट को दवाई देगा, उन्हें खाना देगा और उनसे बात भी करेगा और उन्हें एंटरटेन करने में मदद करेगा, क्योंकि कोरोना पेशेंट अक्सर अकेले रहते हैं। वहीं अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए एक विवादित बयान दे डाला है। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लड़कियां मोबाइल पर घंटों बात करती है और फिर लड़कों के साथ भाग जाती है। मीना कुमारी बोली महिलाओं के प्रति बढ़ते आरोप का कारण उनका मोबाइल फोन है। वहीं आपको बता दें कि उनका ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के महिला आयोग की अध्यक्षा मीना कुमारी ने महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए उनका मोबाइल फोन को जिम्मेदार ठहरा दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध में कहीं न कहीं मोबाइल का योगदान है। मीना कुमारी यह बयान वायरल हो गई और विपक्ष ने उनके इस बयान पर आलोचना की। वहीं दिल्ली में 9वीं और 11वीं की एग्जाम हुए कैंसिल, मिड टर्म परीक्षा के आधार पर घोषणा होगा रिजल्ट।
जी हाँ, दिल्ली सरकार ने कक्षा 9वीं और 11वीं की छात्रों की परीक्षा कैंसिल कर दिया है। दिल्ली सरकार ने यह सूचना शिक्षा मंत्री के अनुसार मिला है। मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट एजेंट हो, जहां केवल मिड टर्म एग्जाम हुए थे उसी के आधार पर छात्रों को प्रमोशन किया जाएगा। कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं, परीक्षाएं भी लेट हुई हैं या नहीं हुई हैं और सारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो रूटीन होता था उससे गड़बड़ाई है। आज हमने एक शिक्षा विभाग के साथ में पूरी एडमिशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर रिव्यू किया और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जैसा हम सब जानते हैं कि केजी से लेकर पहली, दूसरी या छठी, सातवीं, आठवीं तक के बच्चों को जो पास किया गया, वो नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत पहले ही उनके बारे में रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं कि वो अगले क्लास में प्रमोट हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था उन बच्चों के लिए और उन बच्चों के मन में बहुत एंजाइटी थी जो 9वीं और 11वीं में पढ़ रहे हैं कि हमारी परीक्षा का क्या होगा। सीबीएसई की परीक्षा के बारे में निर्णय ले लिए गए, 10वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय होगा, 12वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय होगा, हमको कैसे पास किया जाएगा, हमारे पास होने की नीति क्या होगी, हमारी परीक्षा की नीति क्या होगी। इस पर काफी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। तो आज 9वीं और 11वीं की परीक्षा के बारे में 9वीं और 11वीं पढ़ने वाले बच्चों को अगले क्लास में प्रमोशन के बारे में कुछ निर्णय लिए गए हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय है मैं आपके सामने रख रहा हूँ उनको। पहला तो ये है कि 12वीं, 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थी जो 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन की गई थी वो अब कैंसिल कर दी जाएंगी, वो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। जो प्राइवेट स्कूल अपने मिड टर्म और एनुअल दोनों एग्जाम करा चुके हैं, क्योंकि उस वक्त परीक्षाएं चल रही थी जो बीच में कोविड के कारण रोकनी पड़ी थी। तो जो कुछ प्राइवेट स्कूल थे जिन्होंने अपने मिड टर्म भी करा लिए थे और एनुअल एग्जाम भी करा लिए थे, वो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करके अपने द्वारा कराई गई परीक्षा के आधार पर और बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। और वो स्कूल चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो या प्राइवेट स्कूल हो, जिनमें केवल मिड टर्म एग्जाम हो पाए थे और एनुअल एग्जाम नहीं हो पाए थे, वो अपने मिड टर्म एग्जाम के आधार पर ही अपना 9th क्लियर करें। वहीं अगली खबर है विमान क्रैश से म्यांमार में सैन्य विमान हुआ क्रैश, हादसे में 12 की गई जान। जी हां, म्यांमार के मांडले क्षेत्र में गुरुवार को सुबह खराब मौसम के कारण एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। अधिशमन के सेवा के सोशल मीडिया पर यह पोस्ट के जरिए यह सूचना दी गई और इस दुर्घटना में विमान का पायलट और एक यात्री बच गए और बहुत से लोग घायल हो चुके हैं। वहीं अगली खबर है आयकर विभाग से जुड़ी। आयकर विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न यानी कि ITR के फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। आपको अपनी ITR की बहुत ही अधिक सावधानी के साथ फाइल करना चाहिए, क्योंकि अर्जित आय और अदा किए गए टैक्स के बीच त्रुटियों का और अंतर के कारण आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। हालांकि कोई भी टैक्स नोटिस प्राप्त करना नहीं चाहता, लेकिन यदि आपको कोई नोटिस मिलता है तो घबराएं नहीं, सावधानी के साथ नोटिस का जवाब देने के लिए कोशिश करें। विभिन्न प्रकार के टैक्स नोटिस होते हैं जो आपको मिल सकते हैं। इस लेख में हम टैक्स नोटिस के कारणों और ऐसी स्थितियों को आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर बाद में चर्चा करेंगे। WHO की मंजूरी के बावजूद चीन के कोरोना टीकों पर क्यों भरोसा नहीं कर रहा है कोई भी देश। चाइनीज कोरोना वैक्सीन मतलब कि सऊदी अरब सहित खाड़ी के कई देशों में चीन के कोरोना टीका सिनोफार्म और सिनोवैक की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं। सऊदी अरब ने चीन के टीकों को मान्यता नहीं दी है। वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत चीन ने करीब 80 देशों में भेजा है अपना कोरोना का टीका। सिनोवैक और सिनोफार्म की
एफिकेसी पर सऊदी अरब सहित कई देशों ने संदेश किया। यूएई और बहरीन में लगा चीन का टीका, अब लोगों को लगेगा फाइजर का बूस्टर। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से लड़ाई के लिए चीन की ओर से तैयार 2 टीकों सिनोवैक और सिनोफार्म को विश्व संगठन मतलब कि WHO मंजूरी दे चुका है। इन टीकों को इस्तेमाल पाकिस्तान सहित दुनिया के कई देशों में हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब और मध्य पूर्व के कई देशों में ऐसा है जिसे इन टीकों पर भरोसा नहीं पाया जाता है। इन देशों में टीकों का विश्वसनीय और प्राथमिकता पर कहीं न कहीं अविश्वास जताया जा रहा है। ऐसे करने के पीछे इन देशों का अपना तर्क है और दलीलें हैं। वहीं टीका पर सवालिया निशान लगने के साथ ही चीन की अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी का झटका लगा है। गौरतलब है कि सऊदी अरब सहित कई देशों ने टीका पर गौरतलब है कि सऊदी अरब सहित कई देशों ने टीका पर संदेह जताया है। वहीं यूएई और बहरीन में लगेगा फाइजर का बूस्टर डोज। चीनी टीकों की एफिकेसी पर पर्याप्त डाटा नहीं है। कोरोना टीका की आ सकती है नई कीमत। सीरम भारत बायोटेक से दोबारा बात करने के लिए तैयार है केंद्र। टीकों की खरीद पर अपनी नई नीति की घोषणा करने के बाद केंद्र सरकार और बायोटेक से नए सिरे से बातचीत कर सकती है। टीकों की कीमत पर कम हो सकती है। सरकार ने कोरोना टीकों की खरीद के लिए अपनी नीति घोषित किया है। पीएम ने कहा कि सरकार 75% टीके की डोज कंपनियों से खरीदेगी। भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कीमत पर हो सकती है बात। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने से 21 जून से 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों को मुफ्त टीका लग सकेगा। इससे राजस्व पर 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गत जनवरी में सरकार ने जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी, उस समय उसने कोविशील्ड के 11 मिलियन डोज और कोवैक्सीन के 5.5 मिलियन डोज खरीदे थे। सरकार ने कोविशील्ड की प्रत्येक डोज के लिए 200 रुपये टैक्स छोड़कर और कोवैक्सीन के प्रत्येक खुराक के लिए 206 रुपये टैक्स छोड़कर भुगतान किया। हालांकि बाद में बातचीत के बाद टीके की कीमत प्रति डोज 150 रुपये तय की गई है। वहीं आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पताल सरकार के जरिए वैक्सीन खरीद रहे थे। अप्रैल के महीने तक प्राइवेट अस्पताल सरकार के जरिए वैक्सीन खरीद रहे थे। सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीकों की कीमत 250 रुपये तय कर रखी थी। अप्रैल में ही टीका निर्माता कंपनियों को अपनी वैक्सीन की कीमत तय करने का इजाज़त दी गई। शुरुआत में SII और भारत बायोटेक ने राज्य सरकारों के लिए अपने टीके की कीमत 400 और 600 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 600 और 1200 रुपये तय की थी। गौरतलब है कि निजी अस्पतालों में वैक्सीन की अधिकतम कीमत तय हो गई है। सरकार ने मंगलवार को निजी अस्पताल में वैक्सीन की अधिकतम कीमत तय कर दी है। इस नई कीमत में 5% GST और अधिकतम 150 रुपये की सेवा शुल्क शामिल है। कोविशील्ड की एक डोज अब निजी अस्पताल में 780 रुपये में और कोवैक्सीन की एक डोज 1440 रुपये में और स्पुतनिक V की एक डोज की कीमत 1145 रुपये में मिलेगी। तीनों टीकों में कोवैक्सीन की कीमत सबसे ज़्यादा है। DD रिपोर्ट PPDM न्यूज़। शेयर करिए अन्य लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, और हमारे वीडियोज को लाइक करिए जरूर से जरूर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आगे की हर एक अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।